Hello students, so we are going to start today the topic in acid base that is non aqueous solvent. तो अभी तक हमने क्या देखा था, जितने भी एसिड बेस है मोस्टली जो पीके वैल्यूज़ हैं उनकी वो किस में थी, वाटर में। और जो रेंज है मीन्स 0 से 14 वो सिर्फ वाटर में है, लेकिन वो रेंज पीके वैल्यूज़ की सारे सॉल्वेंट के लिए सेम नहीं होती, वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है। सो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। हमारा जो टाइटल है दैट इज़ नॉन एक्वस, नॉन वाटर वाला। नॉट ऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेक प्लेस इन एक्वस मीडिया। सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्वस मीडियम में ही नहीं होती। वी नाउ विल एक्सप्लोर हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस आर अल्टर्ड बाय यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट। मीन्स बहुत सारे जो हमारे एसिड बेस हैं, अगर हम कोई दूसरा मीडियम यूज़ करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे अल्टर करेगी, कैसे डिफ़र करेगी। पहला कंसेप्ट है सॉल्वेंट लेवलिंग। लेवलिंग मीन्स क्या होता है? मीन्स जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो जो भी हम एसिड ले रहे हैं दो या बेस ले रहे हैं उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उन दोनों को सेम लेवल में रख रहा है। उसको डिस्कस करते हैं। ए सॉल्वेंट विद ए लार्ज ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट कैन बी यूज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ए वाइड रेंज ऑफ एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। क्या कह रहा है, कोई भी जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज, जिसका ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट है, अगर वो लार्ज हो तो वो क्या वाइड रेंज ऑफ एसिड बेस की स्ट्रेंथ निकालने के लिए काम आ सकता है। अब देखो ऑटो प्रोटोलाइसिस क्या होता है, जैसे वाटर का ऑटो प्रोटोलाइसिस करो क्या बनेगा, H3O+ और OH नेगेटिव। एसिड और बेस दोनों बनेंगे। सेम वैसे ही अमोनिया का करेंगे तो और उसका भी ऑटो प्रोटोलाइसिस होगा, क्या बनेगा, NH4+ और NH2 नेगेटिव। लेकिन सबका क्या है, जो कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दो आप या फिर ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट बोल दो, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जिसका वैल्यू लार्ज होगा वो वाइड रेंज ऑफ एसिड बेस को कवर कर लेगा। मीन्स उतने अमाउंट ऑफ एसिड बेस को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनकी कि ये एसिड है या बेस है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द रेंज ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। तो जो ऑटो प्रोटोलाइसिस कांस्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वाइड रेंज ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। एनी ब्रोंस्टेड एसिड स्ट्रोंगर देन H3O+। H3O+ का पी के वैल्यू कितना है, रिवाइंड करो दैट इज़ 0। पी के वैल्यू 0 है, तो इससे स्ट्रोंगर एसिड कौन सा होगा, जो नेगेटिव में होगा। तो एनी ब्रोंस्टेड एसिड स्ट्रोंगर देन H3O+ इन वाटर डोनेट ए प्रोटॉन टू वाटर। तो इससे ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा तो क्या करेगा, इसको H+ दे देगा वाटर को एंड फॉर्म में H3O+। कॉन्सिक्वेंटली नो एसिड स्ट्रोंगर देन H3O+ कैन रिमेन प्रोटोनेटेड इन वाटर। तो कोई भी एसिड है अगर वो स्ट्रोंगर है H3O+ से, मीन्स जिसका पी के वैल्यू नेगेटिव में है, तो जैसे ही उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे वो डीप्रोटोनेट हो जाएगा, वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यही कह रहा है ये। नेक्स्ट है नो एक्सपेरिमेंटल कंडक्टेड इन वाटर। नो एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड इन वाटर कैन टेल अस विच ऑफ HBr and HI is stronger acid because both transfer their proton essentially completely to give H3O+। अब देखो HBr और HI का पी के वैल्यू क्या था, रिवाइंड करो, क्या वैल्यू था इसका, था कुछ -2, ये -3 होगा जो भी है, इसका है -7। अब देखो थोड़ा चेंज हो सकता है, देख लेना आप। तो HBr और HI का दोनों का ही पी के वैल्यू क्या है, वो H3O+ से कम है, दोनों ही नेगेटिव है, ये तो 0 होता है पी के, इन दोनों का ही नेगेटिव में है। तो अगर हम इन दोनों को वाटर के साथ वाटर में ऐड करके, ठीक है, HBr को वाटर में सॉल्यूशन बनाए और HI का भी वाटर में सॉल्यूशन बनाए, अगर जब हम इसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो H3O+ की रेंज में नहीं आता। उसकी रेंज क्या है, दैट इज़ 0 to 14। ठीक है, तो 0 से बाहर निकल गया, मतलब वाटर का रेंज क्या है, 0 से 14, मतलब
0 से कम पीके वाले जितने भी होंगे वो इससे क्या होंगे H3O+ से स्ट्रॉन्गर, और 14 से लार्ज वाले जो है वो क्या होंगे OH- से ज़्यादा बेसिक होंगे। तो 0 से कम और 14 से ज़्यादा वाले जितने भी एसिड बेस होंगे उनको हम वाटर से कंपेयर मतलब वाटर की हेल्प से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास HBr इन वाटर सॉल्यूशन है, HI वाटर सॉल्यूशन में है, तो हमें क्या मिलेगा, दोनों ही केस में क्या होगा H3O+ बनेगा। HBr भी H+ डोनेट करके H3O+ बना देगा, HI भी H+ डोनेट करके H3O+ बना देगा, तो हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर इनमें से कोई एक वीक होता, मान लो अगर इसका +7 वैल्यूज़ होता तो क्या होता, जैसे ही वाटर में डालते इसका क्या है नेगेटिव में वैल्यू है, मान लीजिए इसका प्लस में है, तो ये क्या करेगा HBr, ये तो H+ दे देगा, ये दे नहीं पाएगा, तो ये एज इट इज़ रहेगा HI, और ये Br नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। तो हम इजीली डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि ये एसिड है और ये बेस है। ठीक है, कंपेरेटिवली। लेकिन दोनों का ही नेगेटिव वैल्यूज़ हैं और जो कि इस रेंज से बाहर है, इस रेंज से बाहर है, दैट मीन्स वी कैन नॉट यूज़ वाटर टू डिस्टिंग्विश HBr एंड HI। नेक्स्ट है वाटर इज़ देयरफॉर सेड टू हैव ए लेवलिंग इफेक्ट। तो वाटर का क्या है, लेवलिंग इफेक्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ सच एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय यूजिंग ए लेस बेसिक सॉल्वेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेस बेसिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। तो लेस बेसिक कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। फॉर इंस्टेंसेस ऑल्दो HBr एंड HI हैव इनडिस्टिंग्विशेबल एसिड स्ट्रेंथ, मतलब दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है in water. In acetic acid, HBr and HI behave as weak acid and their strength can be distinguished in this way. It is found that HI is a stronger proton donor than HI. देखो अब वाटर में तो हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, लेकिन अगर मान लो सॉल्वेंट हम एसिडिक एसिड लें, एसिडिक एसिड क्या होता है CH3COH, तो ये क्या करेगा, इस जैसे ही इसको डालेंगे इनमें से कोई एक ईजिली इसको प्रोटॉन दे देगा और एक नहीं दे पाएगा। HI बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एसिड, तो ये इसको प्रोटॉन दे देगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा। लेकिन जो HBr है ये कम्प्लीटली नहीं देगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक वीक एसिड। ओके, तो इन इस केस में हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। नेक्स्ट है लेवलिंग इफेक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द pK ऑफ द एसिड। एनी एसिड इज स्ट्रॉन्गर इफ pK लेस देन 0। तो H3O+ से जिसका भी pK वैल्यू कम है, नेगेटिव में है, दैट इज़ एसिडिक इन वाटर। ठीक है, इसका इक्वेशन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है HCN और इसको हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट में जो सॉल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फॉर एनी सॉल्वेंट अदर देन वाटर, या फिर वाटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक जनरल नेम हो गया और साथ में H दिया हो, दैट मीन्स दिस इज़ प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो सोल की जगह में क्या क्या लगा सकता हूँ, CH3COO नेगेटिव भी लगा सकता हूँ, तो ये एसिटिक एसिड सॉल्वेंट है, ये प्रोटिक सॉल्वेंट है क्योंकि प्रोटॉन है इसमें, या फिर वाटर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, OH नेगेटिव है H के साथ जुड़ा हुआ, तो ये भी प्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्वेंट जिनमें हाइड्रोजन हो उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन प्लस हो उनको क्या बोलते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो जैसे इसमें डालेंगे, अब ये क्या है, इसका जो वैल्यू है वो इस सोल की रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मतलब इससे ज़्यादा एसिडिक है ये कह सकते हो, इसकी जो pK वैल्यू है उससे लोअर pK वैल्यू का है, तो ये क्या करेगा, ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, तो ये इसको H+ दे देगा, ये किस में कन्वर्ट होगा H2O सोल प्लस, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा CN नेगेटिव में। दैट मीन्स दिस इज़ एसिडिक क्योंकि ये इसको H+ दे पा रहा है। एसिडिक कांस्टेंट क्या होगा इसका, दिस विल बी K इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसनट्रेशन दैट इज H2O सोल प्लस और CN नेगेटिव डिवाइड बाई रिएक्टेंट, तो इसका ये K वैल्यू आ गया, K वैल्यू आ गया। सिंपली फॉर बेस के लिए भी हम निकाल सकते हैं। बेस के लिए कैसे निकलेगा, जैसे अमोनिया लिया, अमोनिया को किसी सॉल्वेंट में डाला जो कि प्रोटिक सॉल्वेंट है, मीन्स उस सॉल्वेंट के पास प्रोटॉन है, तो जैसे इसमें डालेंगे ये क्या है बेस, मतलब इसका जो pK वैल्यू है वो इससे ज़्यादा है, इसका जो हाईएस्ट pK वैल्यू है उससे ज़्यादा, दैट मीन्स इसका कुछ रेंज रहेगा, उस रेंज के जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो ये बेसिक हो गया। ये क्या करेगा, इससे प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, एक इसमें कन्वर्ट हो गया NH4+ और खुद सोल नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया,
तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, के बी, दैट इज बेसिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होगा वो, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो आगे क्या लिखा, ए बेस डिजोल्व इन HCl इज क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग इफ इट्स pKb वैल्यू इज लेस देन 0। तो यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखनी है, मैंने अच्छा आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ बता दिया। तो ये है कि जैसे हम बताते हैं ना कि स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए क्या होना चाहिए, उसका pK वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। सिमिलरली किसी भी बेस का स्ट्रॉन्ग होने का मीनिंग क्या है, उसका पीके वैल्यू कितना होना चाहिए, pKb वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। और या फिर ये कह सकते हैं कि उस बेस का pKa वैल्यू जो सॉल्वेंट है उसके हाईएस्ट वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स वो मैंने सही बताया था, गलत नहीं बताया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि pKa है या फिर pKb है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि दोनों दो वैल्यूज याद रखने अवॉइड करते हैं, हमें एक ही वैल्यू याद रखना होता है। तो हर सभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए हम सिर्फ pK वैल्यू याद रखते हैं। pK वैल्यू लार्ज है तो बेस है, pK वैल्यू लेस है तो एसिडिक है, ठीक है। तो यहाँ पे pKb को यूज़ करके ये बताया गया है कि pKb वैल्यू अगर 0 से कम है तो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगर कोई एसिड है उसका pK वैल्यू 0 से कम है तो वो एसिडिक हो गया, स्ट्रॉन्गर एसिडिक हो गया। तो Kb क्या है, बेसिसिटी कांस्टेंट ऑफ बेस इन HCl। और फिर साथ में क्या दिया है इसने, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई बेस है और मैं ये कह रहा हूँ कि उसका pKb वैल्यू लेस देन 0 होगा तभी वो स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लो मैं pKb की जगह pKa से रिलेट करना चाहूँ तो क्या करूँगा, हमारे पास एक रिलेशन है pKsol इज इक्वल टू pKa प्लस pKb। जैसे हमने वाटर के लिए देखा था ना, pKw इज इक्वल टू pKa प्लस pKb, वैसे किसी भी सॉल्वेंट के लिए जनरली हमने लिखा है pKsol इज इक्वल टू pKa प्लस pKb। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये वैल्यू जब पुट करेंगे, ये क्या है, नेगेटिव में वैल्यू है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी, दैट मीन्स pKsol इसके इक्वल है और ये नेगेटिव में है। दैट मीन्स अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा। दैट मीन्स pKa वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन pKsol फॉर बेस, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्वेंट का जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा pK वैल्यू होगा तभी वो बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है। और वही यहाँ पे जस्टिफाई होगा, या तो ये देख लीजिए या फिर ये देख लीजिए। लेकिन इसको देखने के लिए आपको उस मॉलिक्यूल का pKb वैल्यू भी याद होना चाहिए, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जस्ट pKa वैल्यू ही देख लेंगे। नेक्स्ट है, इट फॉलोज फ्रॉम दिस डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस in a common solvent HCl that because any acid is labeled if pK value is less than 0 in HCl and any base is labeled if pKa value is greater than pKsol in the same solvent। तो ये क्या कह रहा है, मान लीजिए हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जैसे HCl HBr, दोनों का pKa वैल्यू क्या है, 0 इन वाटर, लेस देन 0 है इन वाटर। तो वो वाटर के रिस्पेक्ट में क्या हो गए, वो दोनों लेवल्ड हो गए, मतलब वाटर उन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, दोनों ही वाटर में डिजोल्व होंगे, प्रोटॉन दे देंगे। सिमिलरली मान लो हमारे पास कोई दो बेस हैं ए एंड बी और दोनों का जो pKa वैल्यू है वो उस मतलब जो वाटर का हाईएस्ट वैल्यू 14 है उससे ज़्यादा है। दोनों का pKa वैल्यू बेस का, दोनों का pKa वैल्यू वाटर के हाईएस्ट pK वैल्यू से ज़्यादा है, दैट मीन्स 14 से ज़्यादा है। मान लीजिए एक का 15 है और एक का 16 है, तो उस केस में क्या होगा, दोनों ही बेस वाटर के अंदर जैसे ही डिज़ोल्व होंगे दोनों ही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, वाटर उन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि कौन सा वीकर है कौन सा स्ट्रॉन्गर है। तो उस केस में वाटर के रिस्पेक्ट में वो दोनों बेस क्या हुए, लेवल्ड, ठीक है, इसको लेवलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, देन द विंडो ऑफ स्ट्रेंथ दैट आर नॉट लेवल्ड इन एनी सॉल्वेंट रेंजेस फ्रॉम 0 टू pK ऑफ सोल। तो जो रेंज है ये होगी pK 0 से pKsol, मतलब कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं अगर उनका pK वैल्यू 0 और pKsol इनके बीच में आएगा तभी वो सॉल्वेंट उन दोनों मॉलिक्यूल्स को डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि वो उनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर है या कौन सा बेस है। अगर इस रेंज से बाहर हो जाएंगे, मीन्स pKsol से ज़्यादा हो जाएंगे या pK 0 से कम हो जाएंगे, तो उस दोनों ही कंडीशन में वो सॉल्वेंट उन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो फॉर वाटर pKw क्या है, मीन्स pKsol क्या है 14,
तो यही मान लीजिए 0 to 14 है रेंज वाटर के लिए। अब HCl लिया और HBr लिया, दोनों को वाटर में डिज़ोल्व करो, दोनों का ही pK वैल्यू क्या है, 0 से कम है, मीन्स इस रेंज से बाहर हो गया, दोनों ही एसिड हो गए। और दोनों क्या करेंगे, जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व होंगे तो प्रोटॉन वाटर को डोनेट कर देंगे। ठीक है, वैसे ही मान लो कोई और ले लो, अमोनिया ले लो और एसिटाइलिन ले लो। ठीक है, अब दोनों ही का ही pK वैल्यू क्या है, 14 से ज़्यादा है, इसका 23, इसका 33। तो क्या करेंगे, दोनों के दोनों प्रोटॉन ले लेंगे वाटर से, दैट मीन्स दोनों की दोनों इससे स्ट्रॉन्गर बेस इस रेंज से बाहर है, तो उस केस में हम वाटर को यूज़ नहीं करेंगे इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा कि जिसकी रेंज के मिडल में दोनों आते हों। मतलब मान लें इसका 33 वैल्यू है pK का, इसका 33 है, एक का 23 एक का 33, तो हमें ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो जिसका रेंज के अंदर ही दोनों आ सके। मान लो कुछ ऐसा ले लेते हैं जिसका pK वैल्यू 15 से 40 है, तो 15 से 40 के बीच में दोनों आ गए, तो इस केस में उस सॉल्वेंट में ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिस्टिंग्विश हो जाएंगे, और हम बता देंगे कि ये एसिड है और ये बेस है। मीन्स जो pK वैल्यू लार्ज है वो बेस है, और जो इसका pK वैल्यू स्मॉल है वो एसिड है। ठीक है, लार्ज है तो बेस है, एसिड है, वीक है तो लेस है तो एसिडिक है। नेक्स्ट है फॉर लिक्विड अमोनिया द ऑटो प्रोटोलाइसिस इक्विलिब्रियम इज। तो अब हम करके देखते हैं, मान लीजिए हमने वाटर की जगह क्या लिया है, सॉल्वेंट अमोनिया लिया है, इसका ऑटो प्रोटोलाइसिस करवाओ, जैसे हमने वाटर में करवाया था, क्या बना था, H3O+ और OH में नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया से एक बार प्रोटॉन आएगा और एक बार प्रोटॉन जाएगा, तो जब आएगा तो NH4+ बन गया और जाएगा तो NH2 नेगेटिव आ गया। और हमें ये पता है कि जो इसका pK सॉल्वेंट है, जैसे वाटर का pK सॉल्वेंट क्या था, pKw वो 14 था, तो यहाँ पे pKm वैल्यू क्या है, 33 इस अमोनिया के लिए। ठीक है, तो ये कुछ विंडो दिया हुआ है बहुत सारे सॉल्वेंट के लिए। जैसे मान लो हम H2SO3 सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो जो इसका रेंज है वो क्या है, ये कुछ -12 मान लो, -12 से -20 के बीच में है। तो इसके बीच में जो भी मॉलिक्यूल आएगा इस रेंज के बीच में, उनको H2SO3 डिस्टिंग्विश कर लेगा। इससे बाहर आ गया कुछ भी या, ठीक है, तो उसको ये H2SO3 डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। सिमिलरली HF है, HF का वैल्यू क्या है, -2 से -20। तो जो भी दो मॉलिक्यूल इस रेंज के मिडल में आएंगे, उस केस में HF क्या करेगा, उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर लेगा, ये बता देगा कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है या कौन सा वीकर एसिड है। ठीक है, जैसे ये है H2SO4, यहाँ पे H2SO3F था, ये साथ में F भी था, यहाँ पे H2SO, इसका रेंज है -10 से -14 या 13 ऐसा कुछ होगा यहाँ। ठीक है, तो इस रेंज से बाहर जो भी होंगे, जैसे वाटर है, वाटर इस रेंज से बाहर चला गया क्योंकि उसका रेंज है 0 से 14 वाटर का, तो उस केस में वाटर क्या हो गया, इसके लिए बेस हो गया। ये कोई और कुछ भी लोगे तो ये उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा जो इस रेंज से बाहर है। तो आपको क्या देखना है, हर बार रेंज देखनी है। अगर उस रेंज के मिडल में आ रही है तो वो सॉल्वेंट उसको डिस्टिंग्विश कर पाएगा, जो भी आप दो सब्सटेंस लोगे। अगर इसे रेंज से बाहर हो गया तो नहीं कर पाओगे। जैसे वाटर है, वाटर का कितना 0 से 14 है, तो कुछ भी आप 0 से कम या 14 से ज़्यादा का लोगे तो उनको H2O डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। मान लो कोई दो सब्सटेंस है जो 0 से कम वाले हैं तो नहीं कर पाएगा वाटर, कोई दो सब्सटेंस है जो 14 से ज़्यादा pK वाले हैं तो वाटर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। सिमिलरली DMSO सॉल्वेंट है आपका, डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड, और ये अमोनिया है। तो ये है विंडो फॉर डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड DMSO इज़ वाइड बिकॉज ऑफ pK DMSO कितना है, ये दिस इज़ 37। ओके, इसका pKw ये जो है 37 है। DMSO कैन बी यूज टू स्टडी ए वाइड रेंज ऑफ एसिड, मतलब इसको बहुत सारे एसिड को स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। H2SO4 से लेके PH3 तक, ये 3 ऑलमोस्ट बेस ही हो गया। फिर भी हम इन दोनों को, मतलब इसके बीच में जो भी मॉलिक्यूल आएंगे उस इतनी बड़ी रेंज के बीच में, उसको DMSO से हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर हैज़ ए नैरो विंडो कंपेयर टू सम ऑफ अदर सॉल्वेंट। वाटर का जो विंडो है वो छोटा सा है, 0 से 14 है। DMSO का कितना है, 0 से 37, बहुत ज़्यादा है। वन रीज़न इज़ हाई रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर विच फेवर द फॉर्मेशन ऑफ H3O+ और OH नेगेटिव। तो
जो वाटर का जो रेंज है पीके सोल 0 से 14 उसका कम होने का रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। मतलब जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू है जो आप यूज़ करते हो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल में, ई सी इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू माइनस डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो ये जो एप्सिलॉन आर है ना वो क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये वैल्यू है वो वाटर की ज़्यादा होती है। कितनी होती है? दैट इज़ 82 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल के बराबर। ठीक है, तो वो ज़्यादा होने से क्या हो गया कि वाटर है वो जल्दी ऑटो प्रोटोलाइज कर जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? H3O प्लस में और OH माइनस। तो इस वजह से इसका वाटर का रेंज क्या है? कम। तो परमिटिविटी इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट। तो ये क्या कह रहा है? परमिटिविटी क्या है? एक मेजर है एबिलिटी का किसी भी मटेरियल की कि वो रेजिस्ट करे फॉर्मेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, which of the solvent would be able to differentiate the acidity of HCl and HBr। तो HCl का जो वैल्यू है वो -6 है पीके वैल्यू, और HBr का कितना है? -9। तो कौन सा सॉल्वेंट हम यूज़ कर सकते हैं जो HCl और HBr दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकेगी, कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेसिक है। तो अगर हम ये वैल्यू देखें तो ये ज़्यादा एसिडिक है ये बेसिक है, तो किस सॉल्वेंट में हम यूज़ करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रेंज देखनी पड़ेगी। तो इन दोनों का पीके वैल्यू कितना है? -6 और -3। तो कोई भी आप देखो जहाँ पे -6 -3 आ रहे हो, -6 और -9। तो -6 -9 कहाँ पे आ रहे हैं? HF में भी आ रहे हैं, फॉर्मिक एसिड में भी आ रहे हैं, और किस में आ रहा है? -6 तो इन दोनों में आ रहे हैं। तो ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? विंडो कवर्स द रेंज -6 to -9 आर मैथनोइक एसिड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कोई भी आपको एसिड दिए हुए हैं जिनका वैल्यूज़ हैं वो कुछ ऐसे हैं कि उस सॉल्वेंट की रेंज के बीच में आ रहा हो। अगर उसकी सॉल्वेंट की रेंज के बीच में आ गया तो वो सॉल्वेंट यूज़फुल है उन दोनों एसिड को डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट करने में। अगर रेंज से बाहर है तो वो सॉल्वेंट आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे वाटर था, वाटर का 0 से 14 वैल्यू था, तो ये दोनों ही -6 और -9 0 से कम है, तो वाटर इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। दोनों ही जैसे वाटर में डिजोल्व होंगे दोनों ही प्रोटॉन डोनेट कर देंगे वाटर को। ठीक है, नेक्स्ट है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट कैन बी सिलेक्टेड फॉर रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर readily hydrolyzed to avoid leveling by water or to enhance the solubility of solute। ये क्या कह रहे हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, कैन बी सिलेक्टेड फॉर रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर रीडली हाइड्रोलाइज। मतलब जो रिएक्शन जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाती है, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्रेक हो जाती है, टू अवॉइड लेवलिंग बाय वाटर वी कैन यूज दिस नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नेक्स्ट है द सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस। The solvent system definition of acid-base extend the Bronsted-Lowry definition to include species that do not participate in proton transfer reaction। जैसे कि ये है ऑटोप्रोटोलाइसिस, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है एक वाटर से दूसरे में। तो सॉल्वेंट सिस्टम की जो डेफिनेशन है ऑफ एसिड बेस वो हमें अलाउ कर रही है ऐसे सॉल्वेंट को यूज़ करने में जहाँ पे ऑटोप्रोटोलाइसिस नहीं हो रही हो। जैसे यहाँ तो हो रही है, तो इनके अलावा ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं जिनमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र होने की बजाय कुछ और हो रहा हो। जैसे यहाँ पे है BrF3। तो BrF3 एक सॉल्वेंट है, लिक्विड फॉर्म में है। तो क्या होगा? BrF3 का एक मॉलिक्यूल F नेगेटिव लेगा और एक दे देगा, तो क्या फॉर्म होगा? BrF2 और BrF4 माइनस। तो एक क्या हुआ? एसिड, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पे? बेस। यहाँ पे कोई भी ऑटोप्रोटोलाइसिस मतलब ऑटोप्रोटोलाइसिस तो हुआ है लेकिन प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में हम ये सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एन सॉल्यूट दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन जनरेटेड बाय ऑटो आयनाइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज एसिड। तो देखो हमने अगर मान लो कोई सब्सटेंस BrF3 सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया और हमें पता है कि सॉल्वेंट ऐसे ब्रेक हो रहा है अपने आप जैसे ही सॉल्यूट डालेंगे, तो जैसे ही हम सॉल्यूट डालेंगे अगर सॉल्यूट भी इनमें से कोई एक सब्सटेंस को इंक्रीज़ कर रहा है
तो उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। मान लो हमने एक सॉल्यूट है, इसके अंदर डिज़ोल्व किया, अगर वो Brf2+ इंक्रीज़ कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूट क्या है, एसिड। अगर मान लो वो सब्सटेंस Brf4 नेगेटिव सॉल्यूशन के अंदर रिलीज़ करेगा, तो हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस क्या है, बेसिक इन Brf3 लिक्विड। तो एनी स्पीसीज दैट इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एनाइन इज डिफाइंड एज बेस। तो जो इस एनाइन की कंसनट्रेशन इंक्रीज करे सॉल्यूट, वो बेसिक हो गया। जो Brf2 की कंसनट्रेशन इंक्रीज करे मिक्सचर के अंदर, वो क्या हो गया, एसिड। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन कैन बी अप्लाइड टू एनी सॉल्वेंट दैट ऑटो आयनाइज एंड अप्लाइज टू बोथ प्रोटिक एंड एप्रोटिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो ये जो ऑटो आयनाइजेशन वाला मेथड है सॉल्वेंट सिस्टम का, वो प्रोटिक हो चाहे एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सॉल्ट ये दिया हुआ Brf2 AsF6 इज सॉल्युबल इन Brf3, इज इट एसिड और बेस इन दिस सॉल्वेंट। तो हमें ये डिफाइन करना है कि ये जो हमें कंपाउंड लिया है, जैसे ही हम इसको Brf3 सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एक एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि जैसे ये ऑटो आयनाइज होता है, तो क्या बना रहा था, Brf2+ या फिर Brf4 नेगेटिव। तो इन दोनों में से किसकी कंसनट्रेशन को ये इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करेगा वैसा ही होगा ये। तो देखो ये ऑटो आयनाइज ऐसे हुआ, Brf3, Brf2+ और Brf4 नेगेटिव में। बाद में क्या कह रहा है, देन डिसाइड वेदर द सॉल्यूट इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ केटाइन और एनायन। तो जैसे ही ये क्या है, आपको सॉल्ट है, जैसे ही Brf3 में डालेंगे, ये कुछ ऐसे ब्रेक हो जाएगा, Brf2+ और AsF6। अब देखो Brf2+ इसने क्या किया, और इंक्रीज़ कर दिया सॉल्यूशन के अंदर। एक तो सॉल्वेंट खुद ऑटो आयनाइज करके ये बना रहा है, और एक कंपाउंड जैसे ही डिज़ोल्व हो रहा है तो वो भी ये भी रिलीज़ कर रहा है। तो इसने क्या किया, Brf2+ की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया, और ये है क्या, एसिड है। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, ये कंपाउंड क्या हुआ, एसिडिक। तो क्या हुआ, दिस सॉल्ट इंक्रीज Brf2+ कैटायन कंसनट्रेशन, सो इट इज़ एसिड इन दिस सॉल्वेंट। तो ऐसे हम डिसाइड करेंगे। जैसे आप नहीं कोई एसिड डालते, मान लो HCl डालते हो वाटर के अंदर, तो HCl क्या कर रहा है, H+ की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। और H+ है क्या, वाटर का ही तो ऑटो आयनाइज पार्ट है। जब वाटर जैसे ही ऑटो आयनाइज होता है तो H+ और OH नेगेटिव बनाता है, और जैसे ही HCl डाला वो और H+ बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि वाटर के अंदर HCl क्या है, एक एसिड का काम कर रहा है। मान लीजिए हम अमोनिया डाल देते हैं वाटर के अंदर, तो अमोनिया क्या करेगा, NH4+ बनाएगा और OH- बनाएगा। तो अमोनिया ने क्या किया, OH- की कंसनट्रेशन वाटर में इंक्रीज़ कर दी। तो वाटर के जो आयनाइज पार्ट है उनमें से OH- की कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई, तो इसलिए अमोनिया क्या हुआ, वाटर में बेस हुआ। तो वही कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट है सॉल्वेंट एज एसिड एंड बेस। द सॉल्वेंट सिस्टम डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस अलाउ सॉल्यूट टू बी डिफाइंड एज एसिड बेस बाय कंसिडरिंग द ऑटो आयनाइज प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्वेंट। तो यही कह रहा है कि सॉल्वेंट कैसे आयनाइज हो रहा है, और सॉल्वेंट के अंदर जाके सॉल्वेंट के किस पार्ट की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूट को डिफाइन करेंगे कि वो एसिड है कि बेस है। जैसे ये SbF5 है, सॉलिड है, ये सॉल्यूट मान लो, सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट में डाल दिया Brf3 में, क्या करेगा ये, जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा, खुद तो किस में कन्वर्ट हो गया, SbF6 नेगेटिव में, और इसको कन्वर्ट कर दिया किस में, Brf2+ में। अब देखो Brf2+ की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स ये क्या हुआ, एक एसिड हुआ। बहुत इजी है कंसेप्ट। नेक्स्ट है बेसिक सॉल्वेंट। बेसिक सॉल्वेंट आर कॉमन, दे मे फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द सॉल्यूट एंड पार्टिसिपेट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिक सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। जैसे मान लो अमोनिया है, अमोनिया क्या है, सॉल्वेंट है। आपको पता है अमोनिया कैसे आयनाइज होता है, हम आगे देखेंगे अगर नहीं पता है तो देखो ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, तो इसमें क्या हुआ कि NH3 इस पर अटैक किया और ये बाहर निकाल दिया। ये क्या है, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोनियम ऑक्साइड। ये भी एक तरह का सॉल्वेंट ही होता है, और ये क्या है, मॉलिक्यूल। तो ये कॉम्प्लेक्स बना और ये DMSO बाहर निकल गया, तो ये भी सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है। तो यहाँ भी ये सॉल्वेंट किसका काम कर रहा है, एज ए सॉल्वेंट भी काम कर रहा है, मतलब इसको डिजोल्व भी कर रहा है और
रिएक्शन भी कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक सॉल्वेंट बहुत ही कॉमन होते हैं, तो वो दोनों तरह का काम करते हैं। एक एग्जांपल है, एग्जांपल सिल्वर पर क्लोरेट है ये, AgClO4 नेगेटिव is significantly more soluble in benzene than in alkane solvent. Account for this observation in term of Lewis acid base preparation. तो ये एग्जांपल हमें सोल्व करना है। अब देखो ये क्या कह रहा है, बेंजीन में, ये बेंजीन है, बेंजीन में तो ज़्यादा सोल्यूबल है कंपेयर टू अल्केन, ये वाला जो भी है। तो हमें देखना है कि एसिड है कि बेस है। तो देखो ये आयनिक कंपाउंड है, पहले तो इसको ब्रेक कर लो किस में, आयन में। ये क्या है, Ag+ और Cl4 नेगेटिव। जैसे ही आप इसको देखोगे किस कैटेगरी में आ रहा है, सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में। तो क्या करता है ये Ag+ बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है और ये बना रहा है कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो क्या बना रहा है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, दैट मीन्स ये क्या हुआ हमारा एसिड, ठीक है। आगे समझ में। नेक्स्ट है एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्वेंट। Hydrogen bond formation is an example of Lewis complex formation. Other solvent may also show Lewis acid character. So, hydrogen bond formation in an example of a Lewis complex formation. Other solvent may also show Lewis acid character.